everyone, welcome back to my channel. I am Gulafsha Siddiqui. Today we people are going to learn about the chapter Human Health and Disease chapter. इससे पहले मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है जिनमें मैंने बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, हेलमेंथ डिजीज़, ये सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में लाइन बाय लाइन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। होप आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग ज़रूर से जाइए और उसको देखिएगा। उस चैप्टर को आप लोगों को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। और लेक्चर स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। मेरा न्यू चैनल है तो सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर हम लोग देखें इम्यूनिटी होती क्या है, तो एवरी डे वी एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ़ इन्फेक्शियस एजेंट। मतलब डेली के डेली हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे माइक्रोब्स, ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शियस एजेंट से हमारा सामना होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि क्या हम लोग डेली बीमार पड़ते हैं? नहीं, हम लोग डेली बीमार नहीं पड़ते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे ये रीज़न है कि हमारे बॉडी में जो होता है, अगर मान लीजिए ये हमारी बॉडी है और इसके अंदर कोई भी पैरासाइट एंट्री कर रहा है, तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल होता है या इम्यून सिस्टम जो होता है, इस एंटीजन के अगेंस्ट में फ़ाइट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इम्यूनिटी होती क्या है कि वो एबिलिटी होस्ट की जिससे वो फ़ाइट कर सके डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्यूनिटी बोलेंगे। तो इम्यूनिटी होती क्या है कि हमारी एबिलिटी, हमारे बॉडी की एबिलिटी जिससे हम डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, फ़ाइट करते हैं। किसके थ्रू? इम्यून सिस्टम के थ्रू। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। अब इम्यूनिटी क्या होती है? दो तरीके की होती है। एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो कैसी होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है। ये किस टाइप की होती है? इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। और ये जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसी टाइम से ये इम्यूनिटी उसके बॉडी में रहती है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ से ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर प्रोवाइड करता है, ताकि बैरियर मतलब रुकावट, ऐसे रुकावट मतलब प्रोवाइड करता है जिससे वो फॉरेन एंटीजन को वो क्या करे, रोक सके और या फिर उनसे लड़ने की कैपेबिलिटी रख रहा हो। तो अगर हम लोग कुछ बैरियर्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो पहला क्या है, फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर में जैसे हम लोग देख लेंगे हमारा स्किन है। स्किन क्या है, हमारा मेन बैरियर है जो कि क्या कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी के अंदर एंट्री नहीं करने देता है। दूसरा क्या है, म्यूकस कहाँ कहाँ हो सकता है, हमारे रेस्पिरेटरी की एपिथेलियल लाइनिंग में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के एपिथेलियल लाइनिंग में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी होता है। ये सब क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं माइक्रोब्स को और हमारे बॉडी में एंटर नहीं करने देते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें फिज़ोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, हमारे स्टमक का एसिड हो गया, सलाइवा इन आवर माउथ हो गया, टीयर इन आवर आइज, ये सारे के सारे क्या करते हैं, माइक्रोबियल की ग्रोथ को रोकते हैं। हमारे बॉडी में अगर माइक्रोब्स अगर एंट्री भी कर गया है ये सब जगह, स्टमक, माउथ या आइज़ में, तो वो वहाँ पर उनकी ग्रोथ को रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। सेलुलर बैरियर क्या होते हैं अगर हम लोग देखें, तो सेलुलर बैरियर अगर हम लोग देखेंगे, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, अगर हम लोग देखें हमारे ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट का ही एक पार्ट होता है डब्ल्यूबीसी में क्या होते हैं, कुछ इम्यून सेल होते हैं, जैसे क्या है हमारा न्यूट्रोफिल सेल, ये क्या है, पीएमएनएल न्यूट्रोफिल सेल्स होता है। और क्या होता है, और अगर हम लोग देखें मोनोसाइट्स हो गया, नेचुरल किलर सेल हो गया या मैक्रोफाज, ये सब क्या है, इम्यून सेल हैं। ये सब क्या करते हैं, फॉरेन एंटीजन को फैगोसिटाइज करने का काम करता है। मतलब क्या करने का काम करता है, खाने का काम करता है। मान लीजिए ये कोई सेल है और यहाँ पे कोई एंटीजन आ गया, तो ये क्या करेगा, कुछ अगर आप लोगों ने अमीबा का देखा है, जैसे स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना लेता है इस टाइप का, तो इंगल्फ करने की कोशिश करता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा और इसको इंगल्फ कर लेगा। मतलब क्या करेगा, अल्टीमेटली क्या करेगा, इसको खा जाएगा अंदर, और अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करेंगे, इसको, इस माइक्रोब्स को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है अगर हम लोग देखें, मान लीजिए ये क्या है, हमारा कोई सेल है और ये क्या है, ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड है। और ये सेल क्या है, ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड है। तो ये सेल क्या करेगी, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करेगी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन। ये क्या करेगा, जाएगा जो हमारे बॉडी में
कोई हेल्दी सेल है या नॉन इन्फेक्टेड जो सेल है उनको जा कर के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कि देखो भाई हमको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, तो मैं तुम्हें ये केमिकल सिक्रीट करा करके सिग्नल दे रहा हूँ कि मैं तो इन्फेक्ट हो गया भाई, लेकिन तुम खुद को बचा लो और प्रोटेक्ट हो जाओ। तो ये काम क्या होता है, साइटोकाइन बैरियर या फिर इंटरफेरॉन का होता है। नेक्स्ट अब हम लोग डील करने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखें तो ये बाय बर्थ इम्यूनिटी नहीं होती है। इनमें क्या होता है, अगर हम लोग देखें ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है, मतलब जो भी पैथोजन एंट्री करेगा उसी के स्पेसिफिक, मतलब बहुत स्पेसिफिक जो पैथोजन एंट्री करेगा उसी के अगेंस्ट उसी तरीके का सेल क्या होगा, उसको किल करने की कोशिश करेगा, बहुत स्पेसिफिक होता है। और इनमें क्या होता है, मेमोरी सेल का वर्क होता है। तो अगर कोई बॉडी, मेमोरी सेल क्या होता है अभी मैं बताती हूँ। मान लीजिए कि हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी में पहले एक हम लोग कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल। अगर आपके घर में कोई चोर एंट्री किया है, ठीक है, और आपने गलती से उसका फेस रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, तो अगर वो बंदा आपके घर में दोबारा अगर आएगा, अगर वो बंदा क्या करेगा, हमारे घर के अंदर दोबारा कभी एंट्री कर लिया, क्योंकि आप लोगों ने उसको तो पहचान लिया है, अगर दोबारा एंट्री करेगा तो आप उसको छोड़ोगे, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, उसका तो क्लास लगा दोगे, अच्छे से उसको पीट दोगे। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी होता है कि मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन एंट्री किया, पैरासाइट कोई एंट्री किया, तो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, कुछ बी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, बी सेल्स होते हैं। ये क्या करता है, बी सेल मेमोरी सेल बना लेता है। मेमोरी सेल क्या करेगा, इन एंटीजन को क्या कर लेगा, पहचान लेगा, पहचानने के बाद क्या करेगा, अपने पास रखा रहेगा। और जब नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम सेम एंटीजन हमारे बॉडी में जब एंट्री करेगा ना, तो ये क्या करेगा, और फास्टली रिस्पॉन्स करेगा। अगर पहली बार कोई एंटीजन एंट्री किया है, तो अगर हमारी बॉडी को हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए उसके अगेंस्ट एक्शन लेने में, तो अगर वही एंटीजन अगर हमारे बॉडी में अगर सेकेंड टाइम आया है ना, तो हो सकता है 2 या 3 दिन के अंदर ही क्या हो जाए और रिस्पॉन्स कर जाए, और बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करेगा। तो अगर हम देखें कोई अगर हमारा पैरासाइट है और वो क्या कर रहा है, पैथोजन फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में एंट्री कर रहा है, उसको हम लोग प्राइमरी रिस्पांस बोलेंगे। और वही सेम एंटीजन अगर सेकेंड टाइम अगर हमारे बॉडी में एंट्री कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी या एनामेस्टिक रिस्पांस बोलेंगे। और प्राइमरी रिस्पांस जो होता है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और वही अगर सेकेंडरी रिस्पांस की देखिए, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्यों इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे मेमोरी सेल बनता है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये है, तो अगर कोई एंटीजन अगर फर्स्ट टाइम एंट्री किया है ना, तो हो सकता है इंटेंसिटी इतनी ही हो, ठीक है, इतनी ही इंटेंसिटी हो। लेकिन सेम एंटीजन अगर हमारे बॉडी में दोबारा फिर से आ गया ना, तो हो सकता है हमारी बॉडी इतनी तेज़ी से लड़े, इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी। तो ये प्राइमरी रिस्पांस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी रिस्पांस हो गया। और सेकेंडरी रिस्पांस में क्यों इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, ड्यू टू मेमोरी सेल की वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंसिफाइड क्या करता है, ये रिस्पॉन्स देता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट बाय विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ सेल। तो ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स या सेकेंडरी रिस्पॉन्स है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ एक लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, बी लिम्फोसाइट सेल और टी लिम्फोसाइट। इन्हीं दोनों के थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। तो जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। मतलब ये क्या करता है, बी लिम्फोसाइट जो सेल होते हैं वो ढेर सारे प्रोटीन को रिलीज़ करते हैं जब भी हमारे बॉडी में कोई पैथोजन एंट्री करता है। हमारे बॉडी के ब्लड में अगर कोई भी पैथोजन एंट्री किया, तो बी लिम्फोसाइट सेल कुछ क्या करेगा, प्रोटीन को रिलीज़ करेगा, वो क्या करेगा, उस पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करेगा। दिस प्रोटीन, इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहेंगे, एंटीबॉडी कहते हैं। तो बी सेल का काम आपको क्या समझ में आया, कि अगर हम लोग देखें तो बी सेल क्या करता है, बी सेल का काम है कि वो क्या करता है, एंटीबॉडी को शॉर्टकट में ए स्मॉल भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, एंटीबॉडी को सिक्रीट करता है, जो कि जा करके क्या करता है, एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करता है। क्या करता है, मान लीजिए ये क्या है, हमारा एंटीजन है, इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करने का काम करता है। और ये एंटीबॉडी कौन रिलीज़ करता है, बी सेल, बी लिम्फोसाइट सेल रिलीज़ करते हैं। तो अगर हम लोग देखें एंटीबॉडीज़ के बारे में, तो ये स्ट्रक्चर हमारा एंटीबॉडी का ही दिया हुआ है। द टी सेल देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम ईच एंटीबॉडी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। तो अगर हम लोग इसको समझें तो यहाँ क्या लिखा है, जो टी लिम्फोसाइट सेल होते हैं ये एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करते हैं, नो सिक्रीशन।
लेकिन ये जो टी सेल जो होता है वो क्या करता है, बी सेल को इंड्यूस करता है ताकि वो क्या करे, एंटीबॉडी को सिक्रीट करे और वो भी स्पेसिफिकली जा कर के उस पैथोजन के ऊपर फाइट करे। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे ये बोल रहा है। अब एंटीबॉडी के अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स है 4 पेप्टाइड। कितने होते हैं, गिनिए, 1 2 3 4। देख लिया ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो टोटल हमारे कितने पेप्टाइड हैं, टोटल 4 पेप्टाइड हैं। अगर हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है, दीज प्रोटीन्स हैव एंटीबॉडी एंड टी सेल डेंसर डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी बट हेल्प, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। और इनमें क्या होता है, लाइट सेल्स होते हैं, 2 लाइट सेल्स होते हैं और 2 हैवी सेल होते हैं। तो ये जो बड़े वाले स्ट्रैंड देख रहे हैं आप, इनको हम लोग क्या कहते हैं, हैवी स्ट्रैंड बोलते हैं। ये जो छोटे वाले हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे, लाइट स्ट्रैंड बोलेंगे, लाइट चेन बोलेंगे। तो ये दोनों क्या है, लाइट चेन है, और ऊपर ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे हैवी चेन हो जाएंगे। तो 4 पेप्टाइड होता है जिसमें से 2 लाइट चेन होता है, 2 हैवी चेन होता है। अब हम लोग देखें, हैंस एंटीबॉडीज़ रिप्रेजेंटेड, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, H2L2, मतलब 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी हमारे बॉडी में होती है, जैसे IgA होता है, IgM होता है, IgE होता है, IgG होता है। इतने टाइप के हमारे बॉडी में एंटीबॉडी होते हैं। अ कार्टून ऑफ एंटीबॉडी इज़ गिवन इन फिगर बिकॉज दीज एंटीबॉडी आर फाउंड इन ब्लड इन रिस्पॉन्स कॉल्ड ह्यूमरल रेस्पॉन्स। मतलब अगर देखा जाए, अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंट्री कर रहा है और हमारे बॉडी में एंट्री कर रहा है और उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी में जो बी सेल होते हैं अगर एंटीबॉडी रिलीज़ कर रहे हैं उससे लड़ने के लिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे। मतलब किसी भी पैथोजन से लड़ने के लिए अगर एंटीबॉडी सिक्रीट हो रहा है, एंटीबॉडी का अगर रोल हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ, और ये ह्यूमोरल क्या होते हैं, ये टाइप ही हमारा किसका, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स का। सेकेंड टाइप क्या होता है हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जिनमें क्या होता है, नो एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्वमेंट। इनमें क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। द टी लिम्फोसाइट मीडिएट, और इनमें किसका मेजरली रोल होता है, टी लिम्फोसाइट का रोल होता है। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरली, ट्रांसप्लांटेशन इज़ द ओनली रेमेडी टू एनेबल द पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। जब कभी होता है कोई ऑर्गन हमारे बॉडी का काम करना बंद कर जाता है, तो उसका एक लास्ट ऑप्शन होता है कि हम क्या करें, ट्रांसप्लांटेशन करा दें। ट्रांसप्लांटेशन आप लोगों ने बहुत ही कॉमन नाम सुना होगा, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन ज़्यादा होता है। डोनर से हम लोग क्या करते हैं, किडनी लेते हैं और अपने बॉडी में, मतलब जो हमारा पेशेंट होता है उनके बॉडी में वो किडनी हम ट्रांसप्लांट करा देते हैं। तो देन अ सर्च बिगिन टू फाइंड अ सुटेबल डोनर, तो हमको ज़रूरत पड़ती है एक डोनर की जो अपना किडनी हमको दे सके। वाई इज़ इट दैट ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबॉडी, ऐसा क्यों होता है कि एंटीबॉडी, मतलब किसी से भी हम डोनर, किसी को भी डोनर हम क्यों नहीं बना देते हैं, क्यों हम लोग ढूंढने जाते हैं कि हमारे सगे रिश्तेदारी मिल जाएँ जो हमको किडनी प्रोवाइड कर दें, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इम्यूनिटी वहाँ रिजेक्शन हो जाता है। हमारे बॉडी में अगर किसी और का हम अगर किडनी ले लिए और हमारी बॉडी उसको फ़ॉरेन अगर घोषित कर दे कि हाँ ये फ़ॉरेन एंटीजन की तरह अगर मान ले, तो जितने इम्यून सेल है ना हमारे बॉडी में, वो जा करके उस किडनी के अगेंस्ट क्या करेंगे, एक्शन करने लगेंगे। तो वो किडनी का काम तो गया, भाई डोनर तो हमें किडनी दे करके गया ताकि हमारी ज़िंदगी बचे, लेकिन हमारी बॉडी क्या की, उसी से लड़ने लगी। तो क्या हो जाएगा, इम्यून रिजेक्शन हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने ख़ास रिश्तेदारों को ही सोचते हैं कि वो डोनर बन जाएं। तो यहाँ क्या होता है, ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल या अनदर प्राइमेट से हम क्या करते हैं, ये ग्राफ्ट लेते हैं, मतलब किडनी वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट बी मीन्स इस ग्राफ्ट वुड रिजेक्टेड सूनर, मतलब ग्राफ्ट क्या हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। टिश्यू मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है, ब्लड ग्रुप का मैच होना बहुत ज़रूरी है ट्रांसप्लांटेशन में। इवन द पेशेंट हैव टू टेक, और इम्यूनोसप्रेसेंट, जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो हमको, जैसे कोई पेशेंट होता है तो उनको इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं ताकि क्या हो जाए, उनके बॉडी में जितने इम्यून सेल हैं खुदक खुदक कर अगर उनको फ़ॉरेन घोषित ना कर दें, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट की मेडिसिन डॉक्टर ज़रूर देता है ट्रांसप्लांटेशन के टाइम में। द बॉडी, ताकि क्या हो जाए, द बॉडी इज़ एबल टू डिफ्रेंशिएट, और हमारी बॉडी के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि कौन अपना है कौन पराया है, उसको पता होता है कौन सेल्फ है कौन नॉन सेल्फ है। सेल्फ है तो भाई हमारे बॉडी में रहेगा, अगर नॉन सेल्फ अगर घोषित हो गया
फ़ौरन अगर घोषित हो गया तो उसका तो काम ख़त्म हो जाएगा। हमारे जितने भी इम्यून सेल है वो क्या करेंगे, उसको किल कर देंगे। एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। और हमारे बॉडी का जो सेल मीडिएटेड जो रिस्पॉन्स है, जो टी सेल क्या करता है और एंटीबॉडी इसमें रिलीज़ नहीं होती है, तो ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ही इसीलिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। मतलब अगर हमारे बॉडी में कोई डोनर आया है वो हमारे बॉडी का नहीं है तो वो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा, वो किडनी रिजेक्ट हो जाएगी, हमारे बॉडी में नहीं रह पाएगी। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो हम लोगों ने, अगर हम लोग देखिए इस बारे में अगर हम लोग क्या पढ़े हैं, तो अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले क्या होता है हमारी, अगर इम्यूनिटी अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी होती है जो हमको बाय बर्थ होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, और ये क्या होता है, इनमें कुछ बैरियर्स होते हैं लड़ने के लिए। और वहीं अगर हम लोग देखें एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखें तो ये बाय बर्थ नहीं होती है, आफ्टर बर्थ होती है। बर्थ के बाद ये क्या होती है, डेवलप होती है हमारे बॉडी में, और ये स्पेसिफिक एक्शन होता है और इनमें मेमोरी सेल आते हैं। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोगों ने पढ़ा कि इनमें क्या होता है, दो टाइप की मतलब इम्यूनिटी और होती है, दो टाइप की। एक क्या होता है सेल मीडिएटेड होता है, एक ह्यूमरल मीडिएटेड होता है। ह्यूमरल मीडिएटेड में बी सेल का काम आता है, सेल मीडिएटेड में टी सेल का काम आता है। बी सेल का काम आएगा तो एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, और टी सेल वाले में क्या हो जाएगा, हमारा एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेल मीडिएटेड में अगर हम लोग देखेंगे तो इसी में क्या आता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन आता है। और एंटीबॉडी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है, एंटीजन के अगेंस्ट या किसी पैरासाइट के अगेंस्ट वर्क करता है। एंटीबॉडी 4 पेप्टाइड से मिलकर के बनती है, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन। होप आपको ये पूरा पैरा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मूव करते हैं हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के ऊपर। तो अगर हम लोग देखें, व्हेन अ होस्ट इज़ एक्सपोज टू एंटीजन विच मे बी इन फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट ऑफ बॉडी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो क्या कह रहा है ये, अगर हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन, चाहे लिविंग चाहे डेड या फिर कोई प्रोटीन फॉरेन अगर एंट्री कर रहा है तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक्टिव इम्यूनिटी में एक बार डायग्राम समझे, कोई एंटीजन हमारे बॉडी में क्या हुआ, एंट्री किया। ये हमारा एजी क्या है, एंटीजन या पैरासाइट या कुछ भी है, एंट्री किया तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, बी सेल बनना शुरू हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। और बी सेल क्या करेगा, बी सेल एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। इसी को हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है अपने रिस्पॉन्स के लिए। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, अगर हम क्या करते हैं, इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, कभी भी हमारे बॉडी में अगर माइक्रोब्स, ठीक है, अगर माइक्रोब्स अगर एंट्री कर रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स या कोई भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म अगर एंट्री कर रहा है इम्यूनाइजेशन के टाइम, मतलब जब एंट्री कर रहा है तो इम्यून सेल हमारे बॉडी के क्या हो जा रहे हैं, एक्टिव हो जा रहे हैं। हमारी बॉडी क्या हो जा रही है, ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन ये क्या कर रही है, स्टार्ट कर दे रही है एक्टिव इम्यूनिटी को। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोल रहे हैं। ठीक है, when ready-made antibody are directly given to the to protect the body against foreign antigen। मतलब मान लीजिए हमारी बॉडी है, ठीक है, तो अगर कोई एंटीजन आ रहा है, कोई एंटीजन आ रहा है तो हम क्या करें, हमारी बॉडी में एंटीजन आ गया है, पैरासाइट आ गया है, तो हम क्या करें, उसको इंजेक्शन के थ्रू रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी नहीं बना रही है, उसको रेडीमेड एंटीबॉडी उस होस्ट को हम दे दिए ताकि वो जाए इस एंटीजन को क्या कर दे, किल कर दे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। अगर इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो कोलोस्ट्रम इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि अगर हम लोग मदर्स का मिल्क देखेंगे, जो कि क्या होता है न्यू बॉर्न इन्फेंट में देखने को मिलता है, तो कोलोस्ट्रम जो सिक्रीट होता है मिल्क में, सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज़ अबंडेंट एंटीबॉडी। मतलब कोलोस्ट्रम क्या होता है, अगर स्टार्टिंग में मदर्स के मिल्क हम देखते हैं वो क्या होता है, ज़्यादा येलोइश इन कलर होता है, तो उसको हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि स्टार्टिंग के डेज़ में मतलब बेबी को मतलब माँ का ही मतलब मिल्क पीना ज़रूरी होता है।
तो यही रीज़न है, क्यों रीज़न है, क्योंकि कोलोस्ट्रम उस टाइम रिलीज़ होता है और उनमें एंटीबॉडी भर भर के पड़े होते हैं, और ये क्या करता है, इन्फेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और फीटस ऑल्सो रिसीव, फीटस को वो इसके कोलोस्ट्रम की वजह से कुछ एंटीबॉडी मिल जाती है मदर से थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में भी मिल जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। तो होप आपको समझ में आया होगा। एक्टिव इम्यूनिटी में अगर कोई हमारा होस्ट बॉडी है, उसके अंदर अगर कोई एंटीजन एंट्री कर रहा है तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगा। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है रिस्पॉन्स करने के लिए। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में अगर हम लोग देखेंगे तो हम क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी क्या करते हैं, किसी होस्ट को प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो एंटीजन से जा कर के लड़े। जैसे एग्जांपल में हम लोग कोलोस्ट्रम पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। तो अगर हम लोग देखेंगे इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, मेमोरी सेल के ऊपर बेस्ड होता है। इन वैक्सीनेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड या वीकेंड, मतलब क्या क्या करते हैं, जो पैथोजन डिजीज़ कॉज कर रहा है उसी पैथोजन का हम कोई प्रोटीन ले लेंगे या फिर उस पैथोजन को इनएक्टिव करके या वीकेंड करके, वीक करके, कमज़ोर बना करके उसको वैक्सीन की तरह यूज़ करेंगे और उसको क्या करेंगे, हम अपने बॉडी में एंटर करा देंगे। अब ये इनएक्टिव पैथोजन है और वीकेंड पैथोजन है तो हमारे बॉडी को तो इफेक्ट करेगा नहीं, लेकिन हमारी बॉडी क्या करेगी, इसके जीन सीक्वेंस को क्या करेगी, पहचान लेगी। पहचानने के बाद क्या करेगी, मेमोरी सेल बना लेगी। मेमोरी सेल बन जाएगा। फिर जब एक्चुअल में अगर हमारा पैरासाइट अगर एंट्री कर रहा है तो हमारी बॉडी में तो पहले ही वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडी बन गया है, तो वो क्या करेगा, अब क्या करेगा, अगर एक्चुअल में अगर एंट्री किया है तो उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज यानी किल करने का काम करेगा। अभी कोरोना के टाइम में आप लोग बहुत देखेंगे वैक्सीन बनी है। तो ये क्या होता है, ये हमारा वैक्सीन ऐसे ही बनती है। हम क्या करते हैं, पैथोजन का इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन लेते हैं या उनका कुछ प्रोटीन्स ले लेते हैं, उसको एज अ वैक्सीन अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में क्या होती है, प्रोड्यूस हो जाती है उस एंटीजन के अगेंस्ट में जो कि न्यूट्रलाइज करता है पैथोजन को। फिर अगर हम लोग देखें, वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी सेल भी बना देती है, बी और टी सेल, जिसको रिकॉग्नाइज करके मेमोरी सेल बना देते हैं और क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर और ओवरवेल्म द इन्वेडर विद अ मासिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बन जाती है। If a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, as in tetanus, we need to direct inject performed antibody और एंटीटॉक्सिन। इवन अगर हम लोग देखें किसका केस, टेटनस का केस, जिसमें क्या होता है, पर्सन कोई भी क्या होता है, इन्फेक्ट होता है डेडली माइक्रोब्स से। टेटनस में क्या होता है, डेडली माइक्रोब्स होते हैं, उससे इन्फेक्ट होते हैं हमारे कोई भी पर्सन होता है। तो विच क्विक इम्यून रिस्पांस, इसमें क्या चाहिए हमको, क्विक इम्यून रिस्पांस चाहिए, जैसे टेटनस में हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग डायरेक्टली क्या कर देते हैं, परफॉर्म्ड एंटीबॉडी, डायरेक्टली हम एंटीबॉडी उस बॉडी के, उस पेशेंट के अंदर क्या कर देते हैं, एंटर करा देते हैं, या किसी एंटीटॉक्सिन को एंटर करा देते हैं। एंटीटॉक्सिन क्या होता है, प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन, मतलब उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी उस टॉक्सिन के लिए प्रेजेंट होता है। एंटीटॉक्सिन क्या है, एक एंटीबॉडी है जो क्या होता है, उस टॉक्सिन के अगेंस्ट में वर्क करता है। तो ये हम उस पेशेंट को दे देंगे। टेटनस के केस में ऐसे ही होता है। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट अगर हम लोग देखें तो इंजेक्शन विच इज़ गिवन टू द पेशेंट कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट। तो अगर हम लोग देखें, अगर कोई स्नेक बाइट करता है, सांप काट लेता है, तो उस टाइम भी क्या होता है, स्नेक के वेनम से ही हम एंटीबॉडी बना करके उस पेशेंट को देते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब जो हमको एंटीजन जो हमको कॉज कर रहा है उसी से एंटीबॉडी बना करके हम अपने बॉडी को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव इम्यूनाइजेशन। और वो जो एंटीबॉडी है हमको बन रहा है वो क्या कर रहा है, उस एंटीजन के अगेंस्ट में वर्क करेगा। फिर हम लोग देखेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया और यीस्ट। वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड ग्रेट एबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। अगर हम आरडीटी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखें, जिसमें क्या कर देते हैं, डीएनए को रिकम्बाइन कर देते हैं वेक्टर के साथ मिला करके, या फिर कोई दो ऑर्गेनिज्म का जीन हम क्या कर देते हैं, रिकम्बाइन कर देते हैं। तो ये सब का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड। एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड पैथोजन का एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए काम आता है, चाहे वो बैक्टीरिया का हो चाहे ईस्ट का हो। वैक्सीन प्रोड्यूस होता है इन सच अप्रोच अलाउ लार्ज
स्केल प्रोडक्शन, वैक्सीन क्या होती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे बनती है, हेंस ग्रेट अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन, मतलब इम्यूनाइजेशन के लिए ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है। जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अगर हम लोग देखें जो ईस्ट से क्या हुई है, प्रोड्यूस्ड हुई है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है हेपेटाइटिस बी किससे बनी हुई है, तो ये किससे बनी हुई है, हमारे ईस्ट से बनी हुई है। नेक्स्ट हम लोग डील करने वाले हैं एलर्जीज़ के बारे में। तो अगर एलर्जीज़ देखें, व्हेन यू हैव गॉन टू न्यू प्लेस, अगर हम कहीं नई जगह जाते हैं तो वहाँ पे जाने पे क्या होता है, कुछ लोग स्नीजिंग, छींकने लगते हैं, वीजिंग हो जाता है, नो एक्सप्लेन रीज़न, लोग समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, तो लोग को क्या होता है, एलर्जीज़ होती है। तो ऐसा होता कैसे है, अगर हम लोग देखें तो इसके पीछे रीज़न क्या है। मान लीजिए अगर पॉलन ग्रेन है या माइट्स है, इन सब के सिक्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, हमारे बॉडी क्या होती है, उससे रिएक्ट करने लगती है और स्नीजिंग, कफिंग, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, करने लगते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे इनमें होता और क्या है, एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में अगर देखें तो कई एंटीजन प्रेजेंट हुए हैं जिनके रिस्पांस हमारी इम्यून सिस्टम जो होती है वो रिस्पांस करती है और हम स्नीज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। पॉलन आया, किसी के नाक में गया, अगर उससे पॉलन से एलर्जी है तो वो क्या करेगा, छींकने लगेगा। परफ्यूम अगर किसी की पसंद नहीं है तो वो, अगर उससे एलर्जी है तो वो उस टाइम भी ऐसा ही कुछ होता है। द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसकी वजह से इस तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स अगर हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलर्जन बोलेंगे। मतलब वो सब्सटेंस जो इस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स कॉज कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलर्जन बोलेंगे। द एंटीबॉडी जो इस टाइम एलर्जीज़ के टाइम में प्रोड्यूस होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कौन सी होती है, IgE इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी ई क्या होता है, ये हमारा एलर्जीज़ में काम करता है। तो अगर हम लोग देखें कॉमन एग्जांपल ऑफ एलर्जन, जैसे हो जाएगा डस्ट है, कुछ लोगों को डस्ट से होता है, पॉलन से होता है, एनिमल टेंडर होता है, ये सारी चीज़ों से एलर्जीज़ होती है। तो सिम्टम अगर हम लोग देखिए एलर्जीज़ का क्या हो सकता है, स्नीजिंग, छींकना, वाटर इन आई, आँख से पानी गिरने लगेगा, रनिंग नोज़ हो जाएगा, सांस लेने में परेशानी होने लगेगी। एलर्जीज़ होती कैसे है, हमारी बॉडी में जब कोई भी ऐसा पॉलन ग्रेन वगैरह अगर आ रहा है और हमारी बॉडी इसके अगेन रिस्पॉन्स करे तो हमारे बॉडी में क्या होता है, इम्यून सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिलीज़ कर देते हैं। मोस्टली कौन से सेल होते हैं, अगर हम लोग देखें ये कौन, मास्ट सेल जो होता है वो क्या करता है, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिलीज़ कर देता है। इसकी वजह से ही हमको स्नीजिंग या वाटरिंग इन आई ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज़ एक्सपोज टू और इंजेक्ट विद स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल, मतलब अगर किसी को एलर्जी है वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को हम स्मॉल डोज पहले से ही एलर्जन दे देंगे और उसके रिएक्शन को स्टडी करेंगे। यूज़ ऑफ ड्रग लाइक एंटी हिस्टामाइन, अगर किसी पर्सन को एलर्जी है तो उसको हम ड्रग कौन सी, मेडिसिन कौन सी देंगे, एंटी हिस्टामाइन या एड्रेनलिन या स्टेरॉयड उसको देते हैं ताकि वो क्या करे, इस एलर्जी को कम कर पाए, एलर्जी का सिम्टम क्या हो जाए, उससे कम हो जाए। समहाउ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल हैज़ रिजल्टेड इन लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जन। अगर आज हम लोग देखें तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मतलब इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, हर चीज़ हो गया है, तो ज़्यादातर लोगों की इम्यूनिटी क्या हो गई है, बहुत वीक हो गई है और लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं एलर्जन से। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज़ अगर देखा जाए वो एलर्जीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको अस्थमा हो गया है ड्यू टू सेंसिटिविटी ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये क्या होता है, मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी होता है, इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट, ये किसमें होता है, हायर वर्टिब्रेट में होता है, ऑन द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल, मतलब ये क्या होता है, मेमोरी सेल जो होती है इन हायर वर्टिब्रेट में जो होती है, वो मेमोरी सेल जो बन रही है ड्यूरिंग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइम में, उसकी एबिलिटी कि वो क्या करे, सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन हमारे बॉडी का सेल्फ है, कौन हमारे बॉडी का नहीं है। तो अगर देखें हम लोग, ठीक है, तो हमारी बॉडी की क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है कि हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ में पता कर पाती है कौन से हमारे बॉडी का नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी डिजीज़ हो गई और हायर वर्टिब्रेट क्या होता है, डिस्टिंग्विश कर पाता है फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम फॉरेन ऑर्गेनिज्म।
मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील विद टू समटाइम ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीज़न बॉडी अटैक सेल्स। मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ड्यू टू जेनेटिक रीज़न या अननोन रीज़न की वजह से क्या होता है, बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में अंतर ही नहीं पता कर पाती है। ये क्या करती है, जब अपने ही सेल को क्या करने लगती है, किल करने लगती है। जैसे अपने परिवार के लोग हैं तो हम उनको क्या करेंगे, नुकसान नहीं पहुँचाना चाहेंगे। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसी डिजीज़ हो सकती है जो हम अपने परिवार को ही क्या करने लगे, नुकसान पहुंचाने लगे। मतलब अपने ही सेल को हम क्या करने लगे, सेल्फ सेल को अटैक करने लगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, जिनमें क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी के इम्यून सेल सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और वो सेल्फ सेल को ही क्या करने लगते हैं, किल करने लगते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। हमारे बॉडी में क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, टिश्यू होता है, सेल होता है एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे एंटीबॉडीज़ वगैरह इम्यून सिस्टम में ये सारी चीज़ों का रोल होता है। एज यू हैव रीड इम्यून सिस्टम यूनिक होता है इन द सेंस दैट इट रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन। इम्यून सिस्टम क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन एंटीजन को और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है, उसको किल करने का काम करता है। और अगर हम लोग देखें, इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जी। इम्यून सिस्टम का एलर्जिक रिएक्शन में भी इसका रोल है, ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। तो लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, दीज आर द ऑर्गन वेयर ओरिजिन एंड मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। अगर हम लोगों ने 2 टाइप के लिम्फोसाइट पढ़े हैं, बी सेल लिम्फोसाइट और टी सेल। बी सेल क्या करता है, एंटीबॉडी रिलीज़ करता है और टी सेल का रोल कहाँ था, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में था। तो अगर हम लोग देखें, तो अगर हमारा वो ऑर्गन जहाँ पर ये बी सेल और टी सेल का ओरिजिन होता है और मैच्योर भी होते हैं, वहाँ पर प्रोलिफरेट भी करते हैं ये बी सेल और टी सेल, तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग क्या कहेंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन बोलेंगे। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे बोन मैरो, थाइमस, ये दोनों क्या होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, जहाँ पे इमैच्योर लिम्फोसाइट जो होता है डिफ्रेंशिएट होता है इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में। तो अगर आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जैसे लिया हुआ है, लिम्फ नोड है, थाइमस है और क्या है हमारा बोन लिम्फेटिक वेसल्स है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे ये सारे लिम्फॉइड ऑर्गन हैं। तो अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बोन मैरो और थाइमस क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, जहाँ पे इमैच्योर बी सेल और टी सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। मतलब डिफ्रेंशिएट होने का मतलब वो जो बी सेल और टी सेल है अब इसके पास फंक्शनल होने की कैपेबिलिटी आ गई है और अब ये जा कर के एंटीजन सेंसिटिव हो गया है, एंटीजन को पहचानने की इसके अंदर कैपेबिलिटी आ गई है। तो बोन मैरो और थाइमस में क्या होता है, इमैच्योर से मैच्योर बी सेल टी सेल बनते हैं और मैच्योर टी सेल डिफ्रेंशिएट भी होता है और फंक्शनल एबिलिटी को भी गेन करता है। इस लाइन का ये मतलब हुआ। नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ें, आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट करता है सेकेंडरी, मतलब मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, तो अब क्या होगा, हमारा ये जो बी सेल और टी सेल है ये किसके पास जाएगा, सेकेंडरी लिम्फोसाइट के पास जाएगा। सेकेंडरी लिम्फोसाइट में हमारे कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, स्प्लीन आता है, लिम्फ नोड आता है, टॉन्सिल आता है, पेयर्स पैच आता है जो कि इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स में प्रेजेंट होता है। तो ये सारे हमारे सेकेंडरी लिम्फोसाइट होते हैं। मतलब कि ओरिजिन, मैच्योरेशन, डिफ्रेंशिएशन कहाँ पर हुआ, हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद कोई भी लिम्फोसाइट जो होंगे वो कहाँ जाएंगे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के पास जाएंगे। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होता है प्रोवाइड करता है साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट विद एंटीजन। सेकेंडरी लिम्फोसाइट में जाने के बाद इनकी पहचान पहली बार किसी एंटीजन से होती है। मैच्योर हो गए, डिफ्रेंशिएट एबिलिटी आ गई, लेकिन एंटीजन को पहचाने कहाँ, ये सेकेंडरी लिम्फोसाइट में आकर के ये एंटीजन को पहचाने, इनका इंटरेक्शन हुआ, प्रोलिफरेट किए और ये क्या किए, इफेक्टर सेल बनाए, मेमोरी सेल बनाए। लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फॉइड ऑर्गन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन है। बोन मैरो इज़ द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन। तो बोन मैरो क्या है, इज़ द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट प्रोड्यूस। मतलब यहाँ पे ब्लड सेल के साथ साथ लिम्फोसाइट सेल भी क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। थाइमस क्या है, लोब्ड ऑर्गन है, ये कहाँ होता है, हमारे हार्ट के पास होता है और ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। थाइमस क्या होता है, क्वाइट लार्ज होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन जैसे जैसे हम एज्ड होते हैं इसकी साइज़ क्या होती है, छोटी होती रहती है।
तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इंसान एज होता है थाइमस की साइज़ छोटी हो रही है, तो इसीलिए उनमें इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम होती रहती है। इम्यूनिटी भी क्या हो रही है, कम होती रहती है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि एज होने पे इम्यूनिटी कम हो रही है। बोथ बोन मैरो और थाइमस जो होता है माइक्रो एनवायरनमेंट होता है फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। मतलब बी सेल और थाइमस जो होता है ये दोनों की दोनों, मतलब बी सेल और टी सेल जो होते हैं वो बोन मैरो और थाइमस में जा कर के वहाँ पे डेवलप होते हैं और मैच्योर होते हैं। ये लाइन कई बार लिखा हुआ है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ ओरिजिन होता है, मैच्योर होता है और डिफ्रेंशिएट होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन यानी बोन मैरो और थाइमस में। स्प्लीन क्या हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। इस लार्ज बीन शेप होता है, मेनली कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट और फैगोसाइट। अगर हम लोग देखें स्प्लीन के अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट सेल होते हैं और फैगोसाइट सेल्स भी होते हैं हमारे। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो स्प्लीन होता है फिल्टर की तरह वर्क करता है, जो कि ट्रैप करता है ब्लड बॉर्न ऑर्गेनिज्म को। ये क्या करता है, पकड़ने का काम करता है। तो हम लोग देखें स्प्लीन क्या होता है, लार्ज बीन शेप होता है और इनमें क्या होते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं यानी बी सेल और टी सेल होता है, जो कि क्या करता है, फैगोसाइट करता है, मतलब एंटीजन को खाने का काम करता है। और ये फिल्टर की तरह भी वर्क करता है, ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने का भी काम करता है। स्प्लीन क्या होता है, लार्ज रिजर्वायर होता है एरिथ्रोसाइट, मतलब यहाँ पे आरबीसी सेल भी यहाँ पे रहते हैं स्प्लीन में। लिम्फ नोड अब क्या होता है हमारा, लिम्फ नोड क्या होता है, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ पर होता है हमारा, अगर हम लोग देखें तो ये लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए लिम्फेटिक वेसल्स है ये सारे, तो इसके नोड्स पे क्या है देख रहे हैं ना, सारा लिम्फ नोड प्रेजेंट है। तो आपको क्लियर हो गया होगा लिम्फेटिक वेसल्स में ही क्या होते हैं, जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कह रहे हैं, लिम्फ नोड बोल रहे हैं। वहाँ पे स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का काम क्या होता है कि सर्व टू ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ता है या किसी एंटीजन को पकड़ेगा और उसको क्या करेगा, किल करने का काम करता है। विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट। जो एंटीजन जो ट्रैप हो रहे हैं लिम्फ नोड में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो क्या करें, मतलब एंटीजन हमारा ट्रैप हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे सेकेंडरी लिम्फोसाइट में ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, बी सेल और टी सेल प्रेजेंट है। वो क्या करेंगे, उस एंटीजन को अब क्या करेंगे, फैगोसिटाइज करेंगे, किल करेंगे। देयर इज़ लिम्फॉइड टिश्यू ऑल्सो लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक। मतलब कुछ लिम्फॉइड टिश्यू हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी लाइनिंग, डाइजेस्टिव लाइनिंग, यूरोनोजेनाइटल ट्रैक्ट पे भी होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जिसको माल्ट भी हम बोलते हैं। 50% लिम्फॉइड टिश्यू जो होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं। तो अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर ये देखें तो मान लीजिए ये बोन मैरो है और ये क्या है, थाइमस है। दोनों की दोनों क्या है हमारा, ये बोन मैरो है और ये क्या है हमारा, थाइमस है। दोनों हमारा क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। इन दोनों जगह क्या होगा हमारा, टी सेल और बी सेल दोनों के दोनों का ओरिजिन होगा, मैच्योरेशन होगा और डिफ्रेंशिएशन होगा। ये तीन चीज़ें होगी। होने के बाद जब मैच्योर और डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे तो ये टी सेल और बी सेल कहाँ पहुँचेंगे हमारे, ये हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के पास पहुँचेंगे, जैसे स्प्लीन हो गया या लिम्फ नोड हो गया। ये सब जगह जब जाएंगे तो ये टी सेल और बी सेल जो होते हैं यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पे एंटीजन यहाँ पे रहता है, एंटीजन है और एंटीजन से ये फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करते हैं, मतलब पहली बार इनको पहचानेंगे और इसको फैगोसिटाइज करेंगे और किल करेंगे। मतलब एंटीजन से एनकाउंटर कहाँ हो रहा है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में हो रहा है, लेकिन कहाँ पे मैच्योर ओरिजिन और मैच्योरेशन और या डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक मैं अपने 3rd लेक्चर में लूँगी। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी करिएगा, थोड़ा सपोर्ट भी कर लीजिए। इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा तो सपोर्ट कर ही सकते हो आप लोग।